अच्छा भाई, आज हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है एसईओ के रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि एसईओ में बेसिकली होता क्या क्या है। ठीक है ना। एसईओ किस चीज़ का नाम है, एसईओ में करते क्या है, एसईओ होता क्या है। इसको सबसे पहले मैं 26 कर लेता हूँ। तो स्टेप वन जो हमारा है वो हमारा है कि अंडरस्टैंड करना है कि एसईओ क्या है। अंडरस्टैंड व्हाट इज एसईओ। एसईओ जो है वो एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। SEO is the process of optimizing your website to rank higher in search engines like Google, Bing, and Yahoo for targeted keywords. SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं उसको किसी भी सर्च इंजन के अंदर रैंक करने के लिए, ऑन फॉर टारगेटेड कीवर्ड्स, किसी भी टारगेटेड कीवर्ड के लिए। मतलब कि किसी भी निश के ऊपर या किसी भी टारगेटेड कीवर्ड। मतलब अगर कोई वेबसाइट, एक मिसाल की बात है कि बनी हुई है उस पे हेल्थ निश के ऊपर, तो हमें अपनी वेबसाइट को हेल्थ निश के कीवर्ड्स को टारगेट करके उसको हेल्थ निश के ऊपर रैंक करना है। हमने ऐसा नहीं करना कि अगर हमने वेबसाइट हेल्थ निश के रिलेटेड बनाई है, हेल्थ कैटेगरी के रिलेटेड बनाई है, तो हम उसको वो है स्पोर्ट्स कैटेगरी में रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर टारगेटेड कीवर्ड्स। मतलब कि अपनी टारगेटेड टॉपिक्स के ऊपर वेबसाइट को रैंक करना है। जिस चीज़ के बारे में बनाई है उसी चीज़ के अंदर, उसी चीज़ के बारे में जब कोई यूज़र सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आए। सिंपल चीज़ इसकी ये है। तो ऐसी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। टेक्निकल लिहाज से भी, ऑन पेज के लिहाज से भी, ऑफ पेज के लिहाज, हर हर लिहाज से, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो हमारी निश के रिलेटेड जब भी कोई बंदा सर्च करे तो उसको हमारी वेबसाइट टॉप पे शो। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आती है एसईओ की टाइप्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, मतलब कि एसईओ की 3 टाइप्स हैं और उन तीनों टाइप्स में उसके बेनिफिट्स क्या हैं, होता क्या क्या है उसमें। ऑन पेज एसईओ सबसे पहली टाइप है, उसके बाद है ऑफ पेज एसईओ और थर्ड पे होती है टेक्निकल एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। ऑन पेज एसईओ में हम करते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में हम ये करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की किसी भी पेज के ऊपर, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पेज क्या होता है। ये भी एक पेज है, इसको होम पेज कहेंगे। ये भी एक पेज है। सही है। इसके अलावा इसके अंदर जो ब्लॉग वाला सेक्शन होगा, ये भी एक पेज है। अब ये है तो एक पोस्ट, लेकिन ये भी एक पेज है। जो भी न्यू पोस्ट उसमें बनती वेबसाइट के अंदर पब्लिश होती है, वो जिस हर वो चीज़ वेबसाइट के डोमेन के अंदर, हर वो चीज़ जो अपना एक अलहदा स्पेसिफिक लिंक रखती है, उसे पेज कहेंगे। भले वो पोस्ट है, भले वो कैटेगरीज हैं, भले वो पेजेस हैं, भले वो प्रोडक्ट पेज है, कुछ भी है। अब आगे उनकी टाइप्स आती हैं, उन टाइप्स को हम पेंडिंग में रखते हैं, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि पोस्ट के पेज को क्या पेज कहेंगे, पेजेस को क्या कहेंगे, कैटेगरीज को क्या कहेंगे, वट एवर वो आगे डिस्कस उसको करते हैं। सो इन पेजेस के अंदर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी यूजर किसी भी चीज के रिलेटेड सर्च करे तो हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आ जाए। बेसिकली वेबसाइट को टॉप पे लाने का क्या मकसद है। सिर्फ वेबसाइट तो हम कहेंगे इसको, ये जो हमारी डोमेन है इसको हम वेबसाइट कहेंगे, लेकिन मेन मकसद होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, जितने भी पेजेस बने हुए हैं, हर एक पेज एक स्पेसिफिक कैटेगरी, एक स्पेसिफिक कीवर्ड रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी वेबसाइट ही सिर्फ बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर होगी, उसमें कुछ होगा ही नहीं। और ऐसा नहीं होता होता। कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल चीजें, मल्टीपल टॉपिक्स और मल्टीपल, मतलब के टॉपिक्स हो सकते हैं उसके अंदर, उस वेबसाइट के अंदर। ठीक है। तो वो कोई भी वेबसाइट है वो मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करती है। मतलब कि जब भी कोई, अगर एक मिसाल की बात है, इसमें 5 पेजेस बने हुए हैं। एक पेज है जो कि फॉलोअर सेल कर रहा है, एक पेज है इंस्टाग्राम के, एक पेज है फेसबुक के फॉलोअर सेल कर रहा है, एक पेज है टिकटॉक के फॉलोअर सेल कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि जब भी कोई गूगल के ऊपर बाय टिकटॉक फॉलोअर लिखेगा तो हमारा होम पेज ही आगे आएगा। ऐसा नहीं होगा। हमारी वेबसाइट के पूरे पेजेस रैंक होते हैं इंडेक्स होने के बाद।
अगर कोई बाय फेसबुक फॉलोअर्स लिखेगा तो हमारे जो वेबसाइट के अंदर फेसबुक फॉलोअर वाला पेज है वो ऊपर आएगा, ना कि हमारी वेबसाइट का होम पेज ऊपर आएगा। मतलब ये डोमेन पूरी ऊपर आएगी, ऐसा नहीं होता होता। तो कीवर्ड्स के लिहाज से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है, और ये सबसे पहला स्टेप है ऑन पेज एसईओ का। ठीक है, मतलब कि हमने अपनी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, या हम जिस 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 निश के अंदर भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, उस निश के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं। ये नहीं होता कि हेल्थ निश है तो उसमें सिर्फ, अब उसमें सिर्फ मतलब कि आपकी जो है थोड़ी बहुत हेल्थ के बारे में, या आपकी सिर्फ हेड के बारे में चीज़ डिस्कस हो रही होगी, आपकी ऑल ओवर पूरी बॉडी के ऊपर चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी। तो वो हर पूरी बॉडी के ऊपर जो चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी उसको हम किसी भी एक स्पेसिफिक पेज के अंदर नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमें अलग अलग टॉपिक्स बनाने पड़ेंगे। ब्रेन का अलग टॉपिक होगा, आइज का अलग टॉपिक होगा, आपके हर डिफरेंट ऑर्गन के लिए एक डिफरेंट पेज होगा, जो कि उस ऑर्गन के लिए रैंक करेगा जब उस ऑर्गन के बारे में कुछ भी सर्च किया जाएगा। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है ऑन पेज का पहला स्टेप है। फिर मैंने अब आपको इसको डिटेल में बता दिया है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी पेज को उसके टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर, यानी जिस कीवर्ड के ऊपर हमने, जिस टॉपिक के ऊपर हमने वो पेज लिखा है, उस टॉपिक के ऊपर उसको रैंक करना कि का जो पहला स्टेप है वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन है। जब तक हम उसमें उस टॉपिक के रिलेटेड, जिस टॉपिक पे हम अपने कीवर्ड को, हम अपने पेज को रैंक कर रहे हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं डालेंगे, वो उस टॉपिक के ऊपर कभी भी रैंक नहीं होगा। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन पहला स्टेप है ऑन पेज एसईओ में। दूसरा स्टेप आता है मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होती है जो कि आपको गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेज का ये टाइटल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनका टाइटल लिखा ही नहीं है। अब जैसे मैं चला जाता हूँ वापस ब्लॉग वाले पेज के ऊपर, तो इधर इसका टाइटल तो लिखा ही नहीं हुआ। सॉरी, अब ये है ब्लॉग पेज हमारा। ठीक है, इसके ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्लॉग का पेज है? कहीं पे कोई ब्लॉग की हेडिंग है इसके ऊपर? नहीं है। तो क्या ये गूगल में खाली शो होगा? खाली तो कुछ भी नहीं शो हो सकता जब तक कि गूगल के अंदर हम किसी भी चीज़ के रिलेटेड, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये आ गए, ये हमारा टाइटल है, बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लाइक्स एंड मोर। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली ये होता है मेटा टाइटल। ठीक है, यहाँ पे अब हालांकि नहीं लिखा होगा अगर पेज के अंदर, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने लिखा ना बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लाइक्स एंड मोर। अब ये वाला जो टाइटल है ना, ये उस पेज के अंदर भले हो या ना हो, डजंट मैटर। इधर और लिखा हुआ है इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक फॉलोअर्स एंड अदर इंटरैक्टिव डिलीवर्ड इन मिनट्स। ठीक है, लेकिन इधर कुछ और शो हो रहा है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इधर कहाँ शो हो रही है? कहीं भी नहीं शो हो रही। सो ये एक मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वो चीज होती है, वो एक कंटेंट होता है जो कि गूगल में शो होता है, गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होता है। बेसिकली इनको हम कहते हैं सर्च रिजल्ट्स पेजेस। ठीक है, SERP, सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। सर्च इंजन के अंदर कोई भी सर्च इंजन है, उसके ऊपर कोई भी क्यूरी सर्च हुई है तो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं ये उनके पेजेस हैं, ये वो रिजल्ट्स पेजेस हैं। ये हर एक लिंक जो है ये एक स्पेसिफिक पेज रखता है। तो ये जो टाइटल शो हो रहा है इसको हम कहते हैं एसईओ मेटा टाइटल। ठीक है, मेटा टाइटल। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ये जो इसके नीचे शो हो रही है, बाय इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक फॉलोअर्स एंड अदर इंटरेक्शन डिलीवर्ड इन मिनट्स, रीड मोर। रीड मोर पे करेंगे तो सिंपल हम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सही है, तो ये होता है मेटा टाइटल जो गूगल के अंदर शो होता है। ये होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप अपने पेज के ऊपर कहीं पे टाइटल नहीं भी दे रहे हो, अंदर पेज के अंदर कहीं पे टाइटल नहीं भी दे रहे हो, जैसे इस तरह से ये है, लेकिन इसका जो मेटा टाइटल हम लिखेंगे वो गूगल के अंदर शो होगा। एम्प्टी कोई भी चीज गूगल में शो नहीं हो सकती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखें टाइटल इसका क्या है, टाइटल इसका होगा ब्लॉग स्लैश तो ऐसे होगा ये, शायद इसकी वजह से कर रहा है। हाँ, ये देखें, सोशल मीडिया टिप्स एंड गाइड्स तो ऐसी ब्लॉग, तो ये इसका मेटा टाइटल है। गूगल में ये इस तरह से शो होगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से गूगल में इसकी ये मेटा डिस्क्रिप्शन शो होगी, एक्सप्लोर द ट्वाइसी ब्लॉग फॉर एक्सपर्ट सोशल मीडिया टिप्स व्हाटएवर जो भी है। तो ये होता है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन पेज का दूसरा स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गूगल में हमने सर्च रिजल्ट पेजेस को किस तरह से शो करवाना है, तो उसके लिए ये बहुत मैटर करता है। अगर हमारी मिसाल की बात है क्यूरी सेम है जो हमने चीज़ मतलब सर्च की है, अब जैसे ये हमारा होम पेज है,
तो इसका जो मेटा टाइटल है वो क्या होगा, बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑस्ट्रेलिया, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो जब तक कि हम इस चीज को इसके अंदर टारगेट ही नहीं करेंगे, तो यूजर सर्च करेगा बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑस्ट्रेलिया, तो गूगल उसको क्या शो करवाएगा। अगर गूगल उसको हमारा ये होम पेज शो करवा भी देता है, एक मिसाल की बात है, तो इधर कोई टाइटल ही कोई और लिखा होगा, ये टाइटल लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर यूजर, जब यूजर को एक, जो उसने यूजर को चीज रिक्वायर है, इसको ऑस्ट्रेलिया में इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बाय करने थे, उसको टाइटल के अंदर वो कंटेंट शो ही नहीं हुआ, तो वो क्या हमारे पेज को विजिट करेगा, कभी कभी भी नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये तो इन्फॉर्मेशन ही रेलिवेंट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। सो दैट्स वाई कि ये जो मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, और मेटा डिस्क्रिप्शन होती है थोड़ी सी मतलब डिटेल होती है कि हम वाकई ही ये चीज़ सेल कर रहे हैं। ये ज़्यादातर होती है उसमें कि कुछ यूजर्स होते हैं वो ब्लॉग के रिलेटेड कोई चीज़ बाय करने के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, बाय का वर्ड्स अगर उन्होंने यूज़ नहीं किया जल्दी जल्दी में, उन्होंने सिर्फ लिख दिया इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लेकिन उनको वो बाय करना है, तो ये कमर्शियल एक तो कीवर्ड में आ जाएगा, ये इसकी आगे फिर एक्सप्लेनेशन है। तो हालांकि उसने बाय करने की नीयत से उसने ये कीवर्ड सर्च किया, तो टाइटल के ऊपर तो लिखा ही लिखा है बाय इंस्टाग्राम फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब तक के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम उसके बारे में थोड़ा सा नहीं बताएंगे, तो यूजर को ये चीज पता नहीं चलेगी कि ये वाकई सेल कर रहा है या बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब उसको अगर परचेज करने हैं तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लाइक्स एंड व्यूज इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम प्राइसी, रियल फॉलोअर्स start from $2.99, secure PayPal payment 24/7 spot, start growing today। ये पढ़ के यूजर को ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बल्कि डायरेक्ट फॉलोअर सेल कर रहा है, तो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जाके फॉलोअर बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए होती है मेटा डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसका दूसरा स्टेप है ऑन पेज के अंदर। हमने सबसे पहले हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है कि उसकी उस कंटेंट के अंदर, उस पेज के कंटेंट के अंदर वो सारे कीवर्ड टारगेट करने हैं जिससे हम ट्रैफिक ले सकते हैं। दूसरी फुर्सत में हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डालना होता है कि हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर ली, कंटेंट राइट कर लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन गूगल में भी तो हमने उसको शो करवाना है ना, तो उसके लिए हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो अ, लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद फिर आती है इंटरनल लिंकिंग, कि हमारे इस पेज की इंटरनल लिंकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि ये जो बटन लगे हुए हैं, जैसे ये वाले, ये बटन लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो ये होती है इंटरनल लिंकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेज को रैंक करने के लिए। इंटरनल लिंकिंग हम क्यों करते हैं? ये इंटरनल लिंकिंग हम इसलिए करते हैं कि हम, अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है किसी भी वजह से, तो उसको किसी भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आगे कोई इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन वो इसी पेज में ना मिले, वो आपकी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर चाहता है कि वो इस पेज के ऊपर लैंड हो गया इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर, अब उसका माइंड बदल गया, उसने सोचा कि यार मैंने फेसबुक के फॉलोअर्स भी बाय करने थे, तो बजाय इसके कि उसको ये हम ये चीज उसको ढूंढवाएंगे, पहले वो इस पेज के लिंक को ढूंढे, फिर उसके ऊपर क्लिक करे, फिर उस पेज के ऊपर जाए, बजाय इसके हम इसके अंदर ही ऐसी लिंकिंग करेंगे कि जहां से वो बाय कर रहा है, अंदर ही कोई ऐसा बटन या किसी ऐसे टेक्स्ट के ऊपर हम लिंक लगा देंगे जिसके ऊपर वो सिंपल क्लिक करेगा और फेसबुक फॉलोअर पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो गूगल इस चीज को बहुत अच्छे से देखता है, वो कहता है इसने इस पेज के अंदर कितनी की लिंकिंग स्ट्रॉन्ग की है, जितनी उस पेज की लिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी गूगल जो है वो उस पेज को टॉप पे रखेगा, कि इसने रेफरेंस दिए हुए हैं अपने पेजेस के, अपनी वेबसाइट में भी और एक्सटर्नल वेबसाइट के भी। अब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बारे में, यहाँ पे तो हम सेल जा रहे हैं ना डायरेक्ट, तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे अब जैसे ये है वाई आर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग, हालांकि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग लिखा जा सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे अपने किसी आर्टिकल का लिंक दे देंगे। इसी तरह से इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल भी होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो अगर कोई दूसरी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है तो उसका लिंक डाल देंगे, एक्सटर्नल लिंकिंग एज अ रेफरल लिंक। सही है ना? तो इसलिए इंटरनल लिंकिंग जरूरी होती है। फ्रेश वेबसाइट के अंदर आप अगर थोड़ी बहुत भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो फिर आपको ये करनी जरूरी होती है। तो आता है हेडिंग टैग्स। अब कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी हमारी हो गई, कंटेंट भी लिखा गया, मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल भी डल गए, इंटरनल लिंकिंग भी हो गई। इसके बाद हमें हेडिंग टैग्स देना जरूरी है कि कौन सी हेडिंग के नीचे कौन सी हेडिंग आएगी।
ऐसा नहीं होता कि एक ही हेडिंग के नीचे हम सारा कंटेंट डाल दें, वो यूजर के लिए एक चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब देखें, ये एक अगर मैं हेडिंग देता हूँ बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑस्ट्रेलिया और उसके नीचे ये सारा कंटेंट डाल देता हूँ, इसकी भी हेडिंग नहीं देता मैं, ये भी हेडिंग में नहीं देता, ये हेडिंग भी मैं नहीं देता, तो कोई भी कस्टमर या कोई भी यूजर इसके ऊपर आएगा तो उसको ये इस चीज की समझ ही नहीं आएगी कि ये जो सेक्शन है ये किस लिए है, ये इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड है, तो उसको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हेडिंग जरूरी होती है। H1 के नीचे H2, H2 के नीचे H3, ये हेडिंग टैग होते हैं बेसिकली। तो ये देने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंटेंट के अंदर, आर्टिकल के अंदर, पेज के अंदर, वट एवर कहीं भी आप इसको यूज़ करें। ठीक है, तो कंटेंट के ऊपर, किसी भी चीज़ की कंटेंट के ऊपर कोई स्टेप्स बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसकी हेडिंग्स जो है वो मैटर करती हैं, वो ज़रूरी होती है। ये हेडिंग टैग इसलिए हम देते हैं। अगर एक ही हेडिंग के नीचे सारा कंटेंट लिख देंगे तो उसकी ना हमें पब्लिश करने वालों को समझ आएगी, ना रीड करने वालों को समझ आएगी। तो ये इसलिए ज़रूरी होते हैं हेडिंग्स के, पूरे एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तकसीम करना, ये हेडिंग टैग का मकसद होता है बेसिकली। H1 के नीचे H2 आती, तो मतलब ये H1 का अगर कोई टॉपिक है उसके नीचे H2 आ रही, मतलब कि ये उसी H1 हेडिंग का टॉपिक है जो उस H1 के टॉपिक के अंदर आता है, लेकिन एक अलग से सेक्शन होता है। मतलब टॉपिक टॉपिक यही है कि बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसके रिलेटेड फिर आगे उसके स्टेप्स भी बताए हुए हैं, उसकी प्राइसिंग भी दी हुई है। तो ये सारी चीजें जितनी भी है ना, ये फिर उसके अंदर टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं। सही है, इसके बाद आ जाता है कंटेंट स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी। ये एक जरा थोड़ी सी टेक्निकल चीज भी हो जाती है कि कंटेंट का स्ट्रक्चर हमने किस तरह से बनाना है। H1 के नीचे H2, H2 के नीचे H3, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर उसका बनाना है। और रीडेबिलिटी मतलब कि कंटेंट कितना को ईजी टू रीड है। ऐसा ना हो कि कंटेंट आपने लिख दिया, पब्लिश भी कर दिया, उसको सारा कुछ ठीक है, आपने हेडिंग टैग्स भी लगा दी, इंटरनल लिंकिंग भी कर दी, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने उस कंटेंट का स्ट्रक्चर ही सही तरह से नहीं बनाया। मतलब कि जो चीज़ आपको टॉप पे डिस्कस करनी चाहिए थी वो आप एंड पे डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ आपको एंड पे डिस्कस करनी चाहिए थी वो आप टॉप पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो जाएगा कंटेंट का। उसके अंदर हेडिंग्स देने का, उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो कंटेंट रैंक ही नहीं होगा, क्योंकि आपने चीज़ों को स्टेप वाइज आपने उसको डिस्कस नहीं किया। अब जैसे मैं आपको एसईओ के बारे में बता रहा हूँ, तो स्टेप वाइज आपको मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे एसईओ की डेफिनेशन करने के बाद आपको टेक्निकल एसईओ पे ले जाऊँ, फिर टेक्निकल एसईओ के बाद मैं आपको साइट मैप पे ले जाऊँ, तो ये एक स्टेप्स नहीं बनेंगे, कंटेंट का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, आपको भी समझ नहीं आएगी। रीडेबिलिटी होती है कि कंटेंट कितना इजी टू रीड है, जैसे मैंने ये बुलेट पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ें लिख दी, ठीक है, स्टेप वाइज भी लिख दी है और इजी टू रीड भी है कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए। तो अगर इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बहुत मुश्किल लिख देता हूँ, या इस तरह से लिखता हूँ कि यूज़र को समझ ही नहीं आती पढ़ के, तो वो भी चीज़ मैटर करती है। ये सारी चीज़ें करती है मैटर गूगल के लिए, ये चीज़ मैटर करती है यूज़र के लिए। इन चीज़ों को देखते हुए अगर गूगल आपकी वेबसाइट के किसी पेज को रैंक कर भी देता है एक मिसाल की बात, और यूज़र उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, जब यूज़र कंटेंट के स्ट्रक्चर को देखेगा, रीडेबिलिटी को मतलब उसको पढ़ेगा, जब उसको कंटेंट की समझ नहीं आएगी तो वो वेबसाइट से चला जाएगा। जब वो वेबसाइट से जाएगा तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा। गूगल डिटेक्ट कर लेगा कि ये वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, गूगल आपके उस रैंक हुए हुए पेज को डीरैंक कर देगा, तो इसका आपको कोई फायदा नहीं। इसके बाद बेनिफिट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो बेनिफिट्स में आता है इंप्रूव रेलिवेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है, आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी बनी हुई है जो यूजर को देखने में अच्छी लग रही है, ठीक है। ये इसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। और पढ़ने के बाद क्या यूजर के ऊपर कोई इफेक्ट्स या कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपने मतलब कोई इतनी सर खपाने वाली चीज उसमें डाल दी है कि जो यूजर को भी बहुत ही मतलब फारिग लग रही है, तो इसको यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। रेलिवेंसी होती है कि किसी भी आप पेज को, अगर पेज को आपने डिजाइन किया है या उसके अंदर कंटेंट लिखा है तो उसके अंदर जो आपने लिंकिंग की है वो रेलिवेंट हो, या उसके अंदर जो आपने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो रेलिवेंट हो। ये ना हो कि आप ब्रेन का टॉपिक आप लिख रहे हो और उसके नीचे आप उसके माउथ के ऊपर चले गए हो एकदम से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से होती है, कंटेंट स्ट्रक्चर रीडेबिलिटी में भी थोड़ी सी इंप्लीमेंट होती है, जैसे कि स्टेप वाइज चलना होता है, इसके अंदर भी स्टेप वाइज ही चलना होता है और रेलिवेंसी क्रिएट करनी होती है कि चीज़ें एक दूसरे के कितने रिलेटेड है, आपस में मेल खाती हैं कि नहीं खाती, या ये ना हो कि ऊपर आपने हेडिंग कोई और दी, नीचे आप टॉपिक कोई और डिस्कस कर ही जा रहे हो, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ये इसका बेनिफिट है इस ऑन पेज एसईओ का, कि ये रेलिवेंसी को इम्प्रूव करती है और यूजर एक्सपीरियंस को भी मुतासर करती है। अगर आप
इन सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो। हेल्प गूगल अंडरस्टैंड योर पेज और आर्टिकल बेटर। गूगल को ये चीज़ हेल्प करती है कि ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि आपका पेज या आर्टिकल कितना अच्छा है। जब गूगल को ये समझ आ जाएगी कि आपकी वेबसाइट का जो पेज है या वेबसाइट का यूआरएल है वो 80 to 90% अच्छा है या 50% अच्छा है या 60% अच्छा है या इतना अच्छा है, तो वो डेफिनेटली उसको रैंक करेगा ही करेगा। ठीक है, उससे यूजर को फायदा होगा। सो दैट्स वाई ये दो बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कंटेंट क्या चाहिए? कंटेंट कंटेंट बेसिकली जहां पे भी आप कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ देखेंगे ना, वो कंटेंट है। किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो कि किसी यूजर को किसी भी चीज के रिलेटेड उसकी हेल्प कर सके। मतलब कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसी डिस्कशन जो कि क्यूरी करने वाले को, कीवर्ड सर्च करने वाले को, या जिसको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सके, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके, उसको सेटिस्फाई कर सके, उसकी क्वेश्चन का आंसर उसको दे सके, इसको कंटेंट कहते हैं। आगे इस कंटेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कंटेंट पेजेस की सूरत में हो सकता है, वो कंटेंट सर्विस की सूरत में हो सकता है, किसी प्रोडक्ट की सूरत में हो सकता है, वो कोई क्वेश्चन हो सकता है उसका आंसर हो सकता है, वो कोई पूरा का पूरा आर्टिकल हो सकता है किस चीज़ के बारे में, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरी कोई वीडियो हो सकती है, वीडियो भी कंटेंट में ही शुमार होती है, कोई वीडियो हो सकती है, इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि किसी चीज़ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे, किसी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको आंसर दे, किसी ज़रूरत के मुताबिक आपको कोई चीज़ दे। इसके बाद मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा पेजेस के बारे में कि बेसिकली पेजेस क्या होते हैं और कौन कौन से पेजेस एक वेबसाइट के अंदर हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। सो हम यहाँ पे एक शीट बना लेते हैं, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अब पेजेस, एक तो पेज होता है, उसके बाद आर्काइव पेजेस होते हैं, उसके बाद कैटेगरी पेजेस होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, उसके बाद पोस्ट होते हैं। सही है। अब ये वाला जो पेज है ना, ये सिंपल वो पेज है जो कि वेबसाइट के अंदर पेज सेक्शन के अंदर पब्लिश होता है, जिसके ऊपर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो। होम पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का पेज, कोई ना कोई सर्विस जिसके ऊपर आप दे रहे हो, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप दे रहे हो। बेसिकली ये जो पेज होते हैं, जो सिंपल पेजेस होते हैं, वो सिंपल इस डोमेन के आगे स्लैश लग के उसका यूआरएल जो होता है वो एक पेज बन जाता है, डायरेक्ट यूआरएल जो होता है। और वो पेजेस इस तरह के हो सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी सर्विस भी सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हो, या अपनी वेबसाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। जैसे ये प्राइसिंग का एक पेज है, एफएक्यूज का पेज है, ब्लॉग का पेज है, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, रिफंड और रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, वटएवर, ये जो भी पेजेस होते हैं ये होते हैं सिर्फ पेजेस। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्काइव पेजेस। आर्काइव पेजेस होते हैं जो कि पोस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज या प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज को शो करवाते हैं। जैसे कि इसके आगे अगर यूआरएल लगा हो स्लैश कैटेगरीज स्लैश इंस्टाग्राम, ठीक है, तो वो होगा आर्काइव पेजेस। कोई भी पोस्ट या कोई भी आर्टिकल या कोई भी पेज, उसकी जो कैटेगरी होगी, वो कैटेगरी का जो पेज होगा ना, वो आर्काइव पेज होगा। ठीक है, मीन के अगर आपने इसकी बेटर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ये उसका होम पेज है, सही है, ये सिंपल पेज में जो है ना वो शुमार होगा। अब ये आगे उसकी कैटेगरीज है, ये आउटडोर प्लांट्स है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी स्लैश आउटडोर प्लांट्स। ये यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा हो, कलेक्शन भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये ऐसा पेज है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटडोर प्लांट्स की कैटेगरी शो हो रही है। मतलब आउटडोर प्लांट सिर्फ शो हो रहे हैं, मतलब आउटडोर प्लांट्स की जो कैटेगरी है ना, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटडोर प्लांट आते हैं, आउटडोर प्लांट्स इसमें सिर्फ शो हो रहे हैं।
ये होगा आर्काइव पेज, ठीक है। इसको कहते हैं आर्काइव पेजेस, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट या एक स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट अवेलेबल हो। जैसे अब किसी ब्लॉगिंग की वेबसाइट में हम देख लेंगे कि कोई कस्टमर क्लिक कर रहा है जी टेक के ऊपर, टेक निश के ऊपर, तो वो टेक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने सारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट वेबसाइट के अंदर हुई हैं वो आएंगी, तो वो होगा आर्काइव पेज। वो प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है आर्काइव पेज, वो पोस्ट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इनको आर्काइव पेज, कैटेगरी पेजेस यही होते हैं आर्काइव पेजेस, ठीक है। ये सेम ही चीज है। उसके बाद प्रोडक्ट पेज, वो भी ये सेम चीज, मैंने आपको आर्काइव पेजेस के अंदर ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। बाकी कैटेगरी के पेजेस अलग होते हैं, प्रोडक्ट पेजेस अलग होते हैं। हाँ, कैटेगरी के पेजेस होते हैं, जैसे ये पेज है प्रोडक्ट कैटेगरी आउटडोर प्लांट्स, ठीक है। इसको इसको हम कहेंगे कैटेगरी पेज। और हाँ, इसको कैटेगरी पेज कहेंगे। और प्रोडक्ट पेज, जो ये वाला पेज ओपन हुआ है, प्रोडक्ट आगे उसकी वो वाली जो प्रोडक्ट का यूआरएल वगैरह जो भी है, ये होगा प्रोडक्ट पेज, ठीक है। जिसके ऊपर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट शो हो रही है, वो होगा प्रोडक्ट पेज। जो एक कैटेगरी शो हो रही है जिसके अंदर उस सेम कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट से सेम कैटेगरी की सारी पोस्ट शो हो रही हैं, वो होगी प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस, ठीक है। जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरीज की सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है, सारी पोस्ट शो हो रही है या सारी प्रोडक्ट शो हो रही है, वो होंगे कैटेगरी पेजेस। और प्रोडक्ट पेजेस वो होंगे जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट शो हो रही होगी। इसी तरह से पोस्ट पेजेस वो होंगे जिसके ऊपर सिंपल एक पोस्ट शो हो रही होगी, एक आर्टिकल शो हो रहा होगा, ठीक है। और आर्काइव पेजेस होते हैं, इन सबको मिला के हम आर्काइव पेजेस कहते हैं। वो प्रोडक्ट की कैटेगरी के पेजेस हो या वो पोस्ट की कैटेगरी के पेजेस हो, उनको आर्काइव पेजेस कहेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं पेजेस। अब पेज दोबारा से बता देता हूँ, जो पेज होता है सिंपल, वो वेबसाइट का लैंडिंग पेज हो सकता है, ठीक है। एक सिंपल पेज जिसके ऊपर आप कोई ना कोई सर्विस सेल कर रहे हो या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, या इस तरह का कोई भी पेज। आर्काइव पेजेस होते हैं कैटेगरीज के पेजेस, वो पोस्ट की कैटेगरी के पेजेस हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी के पेजेस हो सकते हैं। कैटेगरी पेजेस होते हैं जो कैटेगरीज के पेजेस होते हैं, पोस्ट की कैटेगरीज के हो सकते हैं या पेज की प्रोडक्ट की कैटेगरीज के हो सकते हैं या पेज की कैटेगरीज के हो सकते हैं। और प्रोडक्ट पेजेस होते हैं जो जहाँ पे सिंगल कोई ना कोई प्रोडक्ट शो होती है, ठीक है। पोस्ट पेजेस भी इसी तरह से, जहाँ पे सिंपल कोई ना कोई ब्लॉग पोस्ट शो हो रही है।